प्रिय विद्यार्थियों नमस्ते। आपका आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। मैं हूँ डॉक्टर सत्यम उदिता स्नेही, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत। हम पिछले वीडियो में पंचतंत्र का एक सामान्य परिचय ले चुके हैं। आज हम पंचतंत्र के 5 जो तंत्र हैं उनका एक विहंगम दृष्टि डालेंगे कि आखिर उनमें कथा वस्तु क्या है। तो पंचतंत्र का स्वरूप, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, स्वरूप यानी उसका रूप क्या है, आखिर कौन कौन से उसके 5 तंत्र हैं, 5 विभाग हैं जो इसमें शामिल किए गए हैं। जो पांचों तंत्र हैं, पांचों विभाग हैं, वो अपने आप में पृथक महत्व रखते हैं और जो बीए की कक्षाएं हैं उनमें अलग अलग कोर्स में रखा जाता है। बीए की कक्षाओं में भी और 11वीं 12वीं में जो लोग संस्कृत पढ़ते हैं उनके भी कहीं कहीं कोर्स में रखा जाता है। तो यहाँ पर हम इनके पांचों का एक सामान्य परिचय लेंगे। तो देखिए, जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, पंचतंत्र में 5 तंत्र या विभाग हैं। अब पंचतंत्र शब्द का अगर हम व्याकरण की दृष्टि से समास देखना चाहें तो इसमें द्विगु समास है। द्विगु समास क्या होता है? संख्यावाचक होता है, जिसमें पूर्व शब्द यानी पहला शब्द संख्या होता है। तो पंचतंत्र यानी 5 तंत्र, 5 यानी संख्या। अब इसको हम विग्रह करेंगे, तोड़ेंगे, तो पंचानाम तंत्रानाम समाहार है, यानी 5 तंत्रों का समूह जिसमें है वह है पंचतंत्र। इन तंत्रों को विभाग है, ये डिवीजन है, एक तरह से 5 चैप्टर कह सकते हैं। परंतु इन विभागों को तंत्र इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें नीतिकतापूर्ण जो शासन विधि है उसके तरीके बताए गए हैं। तरीके यानी कि सिस्टम, तंत्र, नैतिकतापूर्ण शासन विधि कैसे की जानी चाहिए, इसके इसमें तरीके बताए गए हैं। और ये 5 तंत्र कौन कौन से हैं इसको आपको याद करना होगा। मित्र भेद, मित्र संप्राप्ति, काकोलुकीयम, लब्ध प्रणाशः एवं अपरीक्षित कारकम यानी अपरीक्षित कारक। संक्षेप में हम इनकी कथा वस्तु देखते हैं जो कि इस प्रकार है। देखिए, देखो, मित्र भेद, मित्र यानी फ्रेंड, भेद यानी उनमें फूट डालना। मित्रों में भेद डाल दिया जाता है, किसके द्वारा, ये भी कहानी में देखते हैं। तो नीति कथाओं में क्या होता है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था आपको कि एक मुख्य कथा होती है और बाकी अन्य गौण कथाएं होती है, उपकथाएं उसमें होती है, वो उसकी पुष्टि के लिए ही होती है, यानी कि मुख्य कथा की पुष्टि के लिए ही उसमें डाली जाती है। तो इसी प्रकार ये जो मित्र भेद है उसमें भी एक मुख्य कथा है और अन्य गौण कथाएं हैं। उसमें कथा शुरू होने से पहले जो कल जैसे मैंने आपको बताया था कि पंचतंत्र लिखे जाने का उद्देश्य क्या है, ये इसमें बताया गया है। तो इस प्रथम तंत्र यानी मित्र भेद नामक प्रथम तंत्र में अंगी कथा के रूप में जो कथा शुरू करेंगे उससे पहले, अंगी कथा के रूप में पूर्व यानी कि पहले, दक्षिण में एक महिलारोप्य नाम का जो नगर है वहाँ पर अमर शक्ति नाम का राजा है। तो महिलारोप्य नगर के राजा अमर शक्ति कथा दी गई है, जिसमें ये बताया गया है कि वह अपने 3 पुत्रों को ज्ञान देने के लिए एक 80 वर्ष के विष्णु शर्मा नाम के विद्वान से निवेदन करता है और वह विष्णु शर्मा नाम का व्यक्ति उस निवेदन को स्वीकार करता है। और अमर शक्ति नाम के जो 3 पुत्र थे, कौन कौन से थे? उग्र शक्ति, बहुशक्ति और अनंत शक्ति। इन तीनों को वह 6 महीने के अंदर ही विद्वान ज्ञाता बना देता है। और इस प्रकार से अपने चैलेंज को सफलतापूर्वक पूर्ण करने की वजह से विष्णु शर्मा की भी ख्याति बढ़ती है और उसकी वजह से पूरा पंचतंत्र जो है वो एक बहुत ही प्रतिष्ठित ग्रंथ के रूप में जो बालकों को नीति शिक्षा देने के लिए प्रसिद्ध हो जाता है। बहुत कम समय में नीति शिक्षा देने वाला ये ग्रंथ आज भी है ये फेमस, जबकि इसे लिखा कब गया है? लगभग 2000 साल पहले ये लिखा गया है। तो देखिए, अब यहाँ पर पंचतंत्र के प्रथम जो तंत्र है मित्र भेद है उसका नाम, उसमें मुख्य कथा क्या है? मुख्य कथा है इसमें एक, आपकी स्क्रीन पे जैसे दिखाई दे रहा है वहीं से देखते चलिए कि इसकी कथा मुख्य हो जाने के बाद में मित्र भेद नामक जो अंगी कथा है उस कथा में एक दुष्ट सियार, एक की बजाय यहाँ 2 रखी है, 2 दुष्ट सियार हैं जिनका नाम है करकट और दमनक। ये पिंगलक नामक शेर के मंत्री हैं। तो पिंगलक नामक शेर है और संजीवक नाम का एक बेल है। तो शेर और बेल की यहाँ मित्रता होती है, पिंगलक नामक शेर और संजीवक नामक बेल में मित्रता होती है। और उस मित्रता को तोड़ने का काम करते हैं 2 दुष्ट सियार जिनका नाम है करकट और दमनक। ये दोनों शेर के मंत्री थे और जब शेर की बेल से मित्रता हो जाती है तो इनका जो है महत्व कम होने लगता है, इनका अधिकार छिन जाते हैं। तो इससे ये चिढ़कर उन दोनों की मित्रता को तोड़वा देते हैं। यही इसमें मुख्य घटना है। तो मित्रों में भेद डालने की इसमें घटना है। तो देखिए स्क्रीन पर कि मित्र भेद नामक भाग की अंगी कथा में 2 दुष्ट सियार द्वारा पिंगलक नामक सिंह के साथ संजीवक नामक बेल की शत्रुता उत्पन्न कराने का वर्णन है।
जिसे सिंह ने आपत्ति से बचाया था। बेल को शेर ने बचाया था आपत्ति से। और दो मंत्री जो कि सियार है, करकट और दमनक के विरोध करने पर भी उसे अपना मित्र बना लिया था। यानी कि शेर और बेल में मित्रता हो गई थी। शेर के जो मंत्री थे दो सियार, उन्होंने इस बेल से मित्रता करने से मना किया था, पर फिर भी मित्रता कर ली थी सिंह ने। तो इसकी वजह से चिढ़ गए थे वो, और उन्होंने उन दोनों की मित्रता को तुड़वा दिया किसी भी तरह से षड्यंत्र रचकर। इस तंत्र में अनेक प्रकार की शिक्षाएं दी गई है। किस तरह से शिक्षाएं हैं? एक शिक्षा तो यही है कि इस प्रकार के दुष्ट जो मंत्री हैं उनकी सलाह नहीं माननी चाहिए, और जो सच्चा मित्र है उसको नहीं छोड़ना चाहिए कभी भी। और कभी भी कोई आपके जीवन में कठिनाई आती है तो धैर्य से उसका सामना करना चाहिए, क्योंकि धैर्य से व्यक्ति कठिन से कठिन परिस्थिति का भी सामना कर सकता है। और अगर कोई आपका शुरुआती काम बिगड़ भी जाए, यानी प्रारब्ध बिगड़ भी जाए, तो भी धैर्य का त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि धैर्य की वजह से ही आप उस मुसीबत के समय से उबर जाएंगे। तो यहाँ श्लोक के रूप में इसकी शिक्षा क्या लिखी गई है? त्याज्यम न धैर्यम, धैर्य को नहीं त्यागना चाहिए। विदुरे अपि काले धैर्यात् कदाचित गतिम आपनुयात् स। विधुरे अपि काले यानी विकट समय में भी, कष्टकारी समय में भी, धैर्यात् धैर्य से, कदाचित कभी, किसी समय, गतिम आपनुयात् स, वह व्यक्ति गति को प्राप्त कर लेगा, यानी कि उभर जाएगा। अगर आप में धैर्य है तो आप बुरे समय से भी उभर जाएंगे, पर धैर्य को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि धैर्य पूर्वक अगर आप अपना करेंगे व्यवहार तो आपका जो बुद्धि काम करेगी, और उस बुद्धि की वजह से आप उस मुसीबत के समय से बाहर निकल जाएंगे। तो इस प्रकार मित्र भेद नामक प्रथम तंत्र में क्या है? मित्रों में भेद डालने की कथा है। जो कौन किसमें मित्रता है? सिंह में और बैल में मित्रता है, और भेद डालने का काम किया दो सियारों ने, जो कि सिंह के मंत्री थे। तो इस प्रकार की दुष्ट मंत्रियों से बचना चाहिए, धैर्य कभी नहीं त्यागना चाहिए। ये प्रथम हुआ आपका तंत्र। अब आता है आपका मित्र संप्राप्ति। मित्र संप्राप्ति का क्या मतलब हुआ? मित्र यानी फ्रेंड, मित्र अच्छे जो दोस्त होते हैं वो, संप्राप्ति यानी प्राप्त हो जाना, लाभ यानी मित्रों की प्राप्ति होना, या अगर कि आपको अगर अच्छे मित्र मिलते हैं तो वह कितने सुखकारी हैं, यही इसका थीम है, मुख्य शिक्षा है इसकी। तो इस तंत्र में मित्र की प्राप्ति से कितना सुख एवं आनंद प्राप्त होता है, वह कपोतराज चित्रगीव की कथा के माध्यम से बताया गया है। कपोतराज, कपोत यानी कबूतर, कबूतरों का राजा है चित्रगीव, उसके माध्यम से बताया गया है। विपत्ति में मित्र ही सहायता करते हैं। इस प्रकार से इसमें मित्र जीवन में कितना महत्व रखते हैं उसका महत्व इसमें बताया गया है। और इसमें अन्य भी जो मुख्य अन्य कथाएं हैं उसमें लघुपत्नक नाम का कौवा है, मंथरक नाम का कछुआ है, चित्रांग नाम का मृग है, हिरण्यक नाम का मूसक है, आदि 6 अन्य गौण कथाओं के माध्यम से इसे बहुत ही आकर्षक बना दिया गया है। सबका सार यही है कि अच्छे मित्र जीवन में बहुत मुश्किल से मिलता है, और अगर आपको मिलता है तो फिर आप उसको ना छोड़ें, और आप उससे सहायता भी लें और आप उसकी सहायता भी करें विपत्ति आने पर। तो विपत्ति में मित्र ही सहायता करता है। श्लोक देखिए, सर्वेषाम एव मृत्यानाम व्यसने समुपस्थिते वांग मात्रेणापि साहाय्यम मित्राद अन्यो न संदग्धे। सर्वेषाम एव मृत्यानाम व्यसने समुपस्थिते, सभी मृत्य जगत में यानी मृत्य जो प्राणी हैं उनमें अगर कोई व्यसन, कोई संकट आ जाता है, समुपस्थित यानी उपस्थित हो जाता है, तो वांग मात्रेण अपि सहायम मित्रादन्यो न संदग्धे, थोड़ा सा भी जो सहायता है वो मित्र के अलावा और कोई अन्य नहीं कर सकता है, यानी मित्र ही आपकी सहायता करेगा। या फिर ये कह सकते हैं कि जो आपकी विपत्ति में सहायता करेगा वाकई में वही मित्र कहलाने योग्य है। मित्र संप्राप्ति में 12वें नंबर का ये पद्य है। तो ऐसा कहा गया है कि मित्र का घर में आना स्वर्ग से भी अधिक सुख देता है। तो मित्र का महत्व यहाँ बताया जाता है। तो यहाँ पर इन सब में आप ये ध्यान रखिएगा कि ये जो विष्णु शर्मा नाम का जो पंडित है उसके द्वारा राजा के 3 पुत्रों को शिक्षा देने के लिए लिखी गई कथा है। पंचतंत्र में अनेक कथाएं हैं, तो आप हर चीज़ को आप उसी तरह से देखिए कि विष्णु शर्मा ने उन 3 बच्चों को क्या शिक्षा दी कि इस प्रकार आप अच्छे मित्र को पहचानें और अच्छे मित्र को कभी ना त्यागें, और अच्छे मित्र की विपत्ति में सहायता भी करें और सहायता ले भी। तो इस प्रकार से ये शिक्षा मिल गई, और ये जीवन में व्यवहारिक शिक्षा, ये हमारे और आपके जीवन में भी बहुत अधिक उपयोगी शिक्षा है ये। फिर देखिए आगे श्लोक कहता है, सुहृदो भवने यस्य समागच्छन्ति नित्यसः
चित्ते च तस्य सौख्यस्य न किंचित प्रतिमं सुखम सुहृदो भवने यस्य समागच्छति नित्यसः। यस्य यानी जिसके, भवने यानी भवन में, घर में, नित्यसः यानी हमेशा ही, सुहृद समागच्छति, सुहृद यानी कि मित्र आता है, जिसके घर में मित्र आते जाते रहते हैं, यानी मित्र आते हैं, यानी मित्रों का आना जाना लगा रहता है, यानी बहुत सारे जिसके मित्र हैं, ऐसे व्यक्ति के चित्ते च तस्य सौख्यस्य न किंचित प्रतिमं सुखम, उसके चित्त में उस सुख के अलावा अन्य कोई सुख उससे के समान है ही नहीं। यानी कि मित्रता का सुख बहुत ही अद्वितीय होता है, मित्रता के सुख के समान किसी अन्य सुख को रखा ही नहीं जा सकता। तो इस प्रकार इस तंत्र का उपदेश यह है कि उपयोगी मित्र ही बनाने चाहिए, और जिस प्रकार कौवा, कछुआ, हिरण और चूहा मित्रता के बल पर सुखी रहे, उसी प्रकार से इंसान को भी सुखी रहना चाहिए। तो कौवा का क्या नाम आया था इसमें? सॉरी, लघु पतंग नाम का कौवा है, मंथरक नाम का कछुआ है, चित्रांग नाम का हिरण है, और हिरण्यक नाम का चूहा है, मूसक है। इन सब में भी आपस में मित्रता है, और मित्रता के बल पर ही ये सुखी हैं। तो ये हो गया आपका मित्र संपाप्ति नाम का द्वितीय तंत्र। अब देखते हैं हम तृतीय तंत्र। तृतीय तंत्र क्या कहता है? नाम है काको उलूकीय। काक यानी कौवा, उलूक यानी उल्लू, गुण संधि से मिला हुआ शब्द है, काक प्लस उल्लू, अ प्लस उ बराबर ओ। तो कौवे और उल्लू की इसमें मुख्य कथा है, और इसी से इसका नामकरण है। तो देखिए इसमें क्या होगा, इसमें युद्ध और संधि का वर्णन करते हुए उल्लुओं की गुहा को कौवों द्वारा जला देने की कथा कही गई है। युद्ध और संधि यानी कि ये होते हैं 6 जो राजनीति के तंत्र होते हैं, उसमें संधि, विग्रह, यान, आसन, द्विविधि भाव, समाग्रह इत्यादि, और साम, दाम, दंड, भेद इत्यादि जो 4 उपाय होते हैं, उन सब का इसमें बहुत ही अच्छे से बताया गया प्रयोग। क्योंकि राजा के पुत्रों को देनी शिक्षा, तो राजा के पुत्रों को पता होना चाहिए कि कौन से होते हैं साम, दाम, दंड, भेद, ये राजनीति के 4 उपाय, और संधि, विग्रह, यान, आसन, द्विविधि भाव, समाश्रय इत्यादि जो 6 नीति राजनीति के अंग हैं, वो भी कौन से होते हैं। तो युद्ध और संधि का वर्णन करते हुए उल्लुओं की गुहा को कौवों द्वारा जला देने की कथा है इसमें यह बताया गया है कि स्वार्थ सिद्धि के लिए शत्रु को भी मित्र बना लेना चाहिए, और बाद में धोखा देकर उसे नष्ट कर देना चाहिए। आपका कोई शत्रु है, उसको भी आपको कुछ समय के लिए अगर मित्र बनाना पड़े तो बना लेना चाहिए, क्योंकि उससे आपका कुछ लाभ हो रहा है, कुछ आपको फल मिल रहा है, स्वार्थ आपका सिद्ध हो रहा है, और बाद में उसको समय के अनुसार, समय देखकर उसको नष्ट कर देना चाहिए। इस तंत्र में कौवा उल्लू से मित्रता कर लेता है पहले तो, और फिर बाद में उल्लू के किले में आग लगवा देता है। मित्रता करता है, अपना मतलब निकालता है, और बाद में उल्लू के किले में आग लगा देता है। इसीलिए शत्रुओं से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि जो मनुष्य आलस में पड़कर स्वच्छंदता से बढ़ते हुए शत्रु और रोग की उपेक्षा करता है, उसे रोकने की चेष्टा नहीं करता है, वह क्रमशः उसी से यानी कि उस शत्रु से और उस रोग से ही मारा जाता है। अब देखिए यहाँ पे कहना ये चाह रहे हैं कि राजनीति का ज्ञान देना है उन 3 बालकों को जो राजा के पुत्र हैं। तो उनको बता रहे हैं कि अगर तुमने कभी शत्रु की उपेक्षा की या रोग की उपेक्षा की, शरीर में अगर हम रोग की उपेक्षा करते हैं तो वो रोग बढ़ता बढ़ता हमारी को पूरी तरह से नष्ट कर सकता है, फैल जाता है रोग। तो उसी प्रकार से अगर आपने शत्रु की उपेक्षा की, उसने कोई एक आक्रमण किया है, उसने आपका कोई एक भाग छीन लिया राज्य का, और आपने उसका प्रतिकार नहीं किया, तो वो धीरे धीरे आपका संपूर्ण साम्राज्य छीन सकता है। आपको उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। तो इसमें जो मेघ वर्ण नाम का कौवा था, कौवा तो काला ही होता है, तो मेघ का वर्ण जैसा है वैसा उसका रंग था, और अरिमर्दन नाम का उल्लुक था, वो उल्लुओं का राजा था। उन दोनों में जो थी पहले मित्रता हुई, और फिर बाद में इसमें जो कौवे थे उन्होंने उल्लुओं की गुफा को नष्ट कर दिया और कपटपूर्वक उनका नाश कर दिया। तो इस तृतीय तंत्र में मेघवर्ण नामक कौवा पहले स्वार्थ सिद्धि के लिए अरिमर्दन नामक उल्लुकराज से मित्रता करता है, और फिर कपटपूर्वक उसका नाश कर देता है। इस मुख्य कथा के द्वारा साम, दाम, दंड, भेद आदि 4 उपायों का समुचित प्रयोग करने की राजनीति की शिक्षा दी गई है, और इसमें 17 गौण कथाएं इस प्रकार से रखी गई हैं कि वो मुख्य कथा का पोषण करती हैं। अब जो इसकी शिक्षा चूंकि पद्य भाग में दी जाती है, तो इस शिक्षा को आप जरूर ध्यान रखिएगा। क्या शिक्षा है? यह उपेक्षित शत्रुम स्वम प्रसरस्तम यदिच्छया रोगः च आलस्य संयुक्तम स शनैः तेन हन्यते। काक उलूकीय नाम का जो ये तृतीय तंत्र है उसका दूसरा श्लोक है ये।
यह उपेक्षते शत्रुम, यह जो शत्रुम उपेक्षते, शत्रु की उपेक्षा करता है। यदृच्छया स्वम प्रसरस्तम, अपनी ओर बढ़ते हुए, और कैसे बढ़ रहा है वो, अपनी इच्छा से मनमाना व्यवहार करते हुए अपनी ओर बढ़ते हुए उस शत्रु की जो कोई उपेक्षा करता है। और रोग की भी जो उपेक्षा करता है। आलस्य संयुक्तम, आलस्य से युक्त होकर, क्यों किया उसने उपेक्षा, आलस का प्रयोग किया उसने कि देख लेंगे, बाद में देख लेंगे, आ रहा, बढ़ने दो शत्रु को बढ़ने दो। या फिर कोई रोग हो गया हमारे, मान लो कहीं पर कोई फोड़ा फुंसी हो गई तो हाँ ठीक है, देख लेंगे, बाद में दिखा देंगे, बाद में कोई दवाई लगा लेंगे। अगर हमने इस तरह से आलस युक्त व्यवहार करते हुए उसकी अपेक्षा की तो वह सनही, धीरे धीरे, तेन हन्यते, उनके द्वारा मार दिया जाता है। वह व्यक्ति, वो आलस युक्त व्यक्ति उनके द्वारा किसके द्वारा, शत्रु के द्वारा और रोग के द्वारा मार दिया जाता है, यानी नष्ट कर दिया जाता है, मारा जाता है। तो इस प्रकार से हमें रोग की और शत्रु की समय रहते प्रतिकार करना चाहिए। यहाँ पर उलूक राज ने जिस प्रकार से जो दुष्ट उसका मित्र बन गया था, यहाँ पर मेघवर्ण नाम का कौवा, उसको पहले हल्के में लिया और उसने उसको नष्ट कर दिया, पूरी गुफा को, पूरे कुल वंश को ही नष्ट कर दिया। तो इस प्रकार के शत्रुओं से हमें बच के रहना चाहिए। और यही शिक्षा इसमें है कि रोग की और शत्रु की अवहेलना मतलब नहीं करनी चाहिए, समय रहते उनका प्रतिकार करना चाहिए। अब आता है आपका लब्ध प्रणाशः नाम का चतुर्थ तंत्र, चौथा भाग। लब्ध प्रणाशः, लब्ध यानी प्राप्त होना, प्रणाशः यानी प्र प्लस नाशः, प्रकष्ट रूप से नाश हो जाना। लब्ध यानी कि प्राप्त हुए जो अवसर है, कोई आपको अवसर मिला, कार्य कोई उपस्थित हुआ, उस उपस्थित होने पर जो अपनी बुद्धि का सही उपयोग कर पाता है वही संकट से बच जाता है। प्रनाशः, नाश से बच जाता है, यानी कि कार्य उपस्थित होने पर जो अपनी बुद्धि का सही उपयोग कर पाता है वही व्यक्ति संकट से बच जाता है। इसमें कौन सी कथा है, यह आपने बहुत अच्छे से सुनी होगी। ये कथा बहुत छोटी सी मुख्य कथा है इसकी। इन कथाओं में ये बताया गया है, इसमें वानर और मगरमच्छ की मुख्य कथा है। वानर का नाम है रक्तमुख नाम का वानर, रक्त यानी लाल, मुख यानी मुंह, यानी लाल मुंह वाला बंदर है यहाँ पर, रक्तमुख नाम का बंदर है। और कराल मुख नाम का मगरमच्छ है। मगरमच्छ का मुख तो वैसे भी कराल होता है, बहुत भयानक होता है, तो कराल मुख नाम का मगरमच्छ है। देखो यहाँ पर पंचतंत्र में जो भी नाम रखे गए हैं पात्रों के, वो ऐसे रखे गए हैं कि आपको बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। जो आपके कोर्स में हैं कहानियाँ उनके भी, और जो कोर्स में नहीं है, सिर्फ सामान्य परिचय के लिए मैं आपको बता रही हूँ, उनके भी। तो वो रक्तमुख नाम का वानर और मगरमच्छ की मुख्य कथा है, और अन्य बहुत सारी अवान्तर कथाएं हैं। इन कथाओं में ये बताया गया है कि लब्ध अर्थात अभिष्ट की प्राप्ति होते होते कैसे रह गई है अथवा नष्ट हो गई है। दो तरह से इस लब्ध प्रणाश का मीनिंग करेंगे हम, कि कार्य उपस्थित होने पर जो बुद्धि का सही प्रयोग करता है वह संकट से यानी नाश से बच जाता है। और दूसरा अर्थ इसका हम ये करेंगे कि लब्ध यानी अभिष्ट की प्राप्ति होते होते कैसे नष्ट हो जाती है, यानी कि आपके हाथ से चीज़ निकल जाती है। इसको आप कहानी को सुनिए। आपको पता है एक कहानी है, वानर और मगरमच्छ में मित्रता थी। मगरमच्छ पानी में रहता है और वानर मगरमच्छ जहाँ पानी में रहता है उसके पास ही एक पेड़ है, वहाँ पर रहता है। एक बार मगरमच्छ की पत्नी उससे कहती है कि मुझे वानर का जो है कलेजा चाहिए, कलेजा मुझे खाना है क्योंकि वो बहुत ही स्वादिष्ट होता है। मगरमच्छ उसे समझाता है कि ऐसा तो नहीं करना चाहिए, पर फिर भी वो अपनी पत्नी की जिद के आगे झुक जाता है और अपने मित्र को धोखे से अपने पत्नी के पास ले जाने के लिए आता है। वह उसको बुलाकर ये कहता है कि मेरी पत्नी ने तुम्हें भोजन पर निमंत्रण दिया है, मेरे साथ चलो। वह वानर मगरमच्छ की पीठ पर बैठकर जा रहा होता है, तभी रास्ते में मगरमच्छ उसे बता देता है कि मैं तुम्हें इसलिए ले जा रहा हूँ क्योंकि मेरी पत्नी तुम्हारा कलेजा खाना चाहती है, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट माना जाता है। तो वानर तो तत्काल अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए कहता है, अरे मित्र, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अगर ऐसी बात थी तो मैं अपना कलेजा साथ लेकर आता। मैंने तो अपना कलेजा अपने वहाँ पेड़ पर ही टांग दिया है जहाँ पर मैं रहता हूँ। तो वापस चलो, मैं अपना कलेजा वहाँ से लेकर आता हूँ, फिर हम चलेंगे आराम से और आपकी जो पत्नी की इच्छा है उसको पूरा करेंगे। मगरमच्छ ने अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं किया। उसे ये समझ में नहीं आया कि कलेजा बाहर थोड़ी रखा जा सकता है, वो तो हृदय में होता है। अगर कलेजा बाहर ही रख दिया जाएगा तो मर जाएगा प्राणी। तो वह उसकी बातों में आ जाता है और यानी अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करता। और वानर अपनी बुद्धि का प्रयोग करके संकट से बच जाता है। वानर को जैसे ही वो किनारे पे पहुंचाता है मगरमच्छ, वानर उछलकर अपने पेड़ पे जाके बैठ जाता है और उसे कहता है कि तुम्हारे जैसा दुष्ट मित्र किसी को ना मिले,
और मूर्ख भी है तुम, तो मेरा कलेजा मेरे पास ही था, पेड़ पे तो हो ही नहीं सकता है। तो तुमने तुम्हारी बुद्धि का प्रयोग नहीं करके अपने हाथ में आए हुए अवसर को तुमने खो दिया, और मैंने अपनी बुद्धि का प्रयोग करके अपने नाश, जो मुझे मेरा नाश हो जाता, अगर मैं तुम्हारे साथ चला जाता तो मेरा नाश हो जाता, तो मैंने अपनी बुद्धि का सही उपयोग करके इस संकट से मैं बच गया हूँ। तो इस प्रकार से लब्ध प्रणाश शब्द की दो प्रकार से व्युत्पत्ति होती है, और वानर और मगरमच्छ की कथा के माध्यम से शिक्षा दी गई है कि बुद्धिमान अपनी बुद्धि के बल से जीत जाता है, और मूर्ख हाथ में आई हुई वस्तु से भी वंचित हो जाता है। मूर्ख है यहाँ पर करालमुख नाम का मगरमच्छ, और बुद्धिमान है यहाँ पर वानर, रक्तमुख नाम का वानर। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमें ये मिला चौथा तंत्र, और चौथे तंत्र में इतनी एक छोटी सी कथा है, और इस कथा के माध्यम से उन बालकों को शिक्षा दे रहे हैं पंडित विष्णु शर्मा नाम के 80 वर्षीय वृद्ध ब्राह्मण। और इससे हमें भी शिक्षा मिली है कि अपनी बुद्धि का प्रयोग करके हम संकटों से बच सकते हैं। अब देखिए अपरीक्षित कारकम नाम का ये पंचम तंत्र, ये बीए जो प्रथम वर्ष की कक्षा है उसमें ये कोर्स में है, इसमें 15 कथाएं हैं। अपरीक्षित कारक, परीक्षित यानी परीक्षा करना, जांचना परखना अच्छी प्रकार से, कारक यानी करना, अच्छी प्रकार से जांचना परखना और उसके बाद में कार्य को करना। और अलज्ञा यानी कि नहीं करना, यानी कि बिना जांचे परखे कोई कार्य को करता है तो क्या होता है, वह नाश को प्राप्त होता है। यह इसका नामकरण का आधार है। और इसमें एक मुख्य कथा के साथ में ही अन्य कथाओं को जोड़ते हुए कुल 15 कथाएं हैं, और इस प्रकार से इसका सार है। तो पंचतंत्र के इस अंतिम तंत्र अर्थात भाग में विशेष रूप से विचार पूर्वक सुपरीक्षित कार्य करने की नीति पर बल दिया गया है, यानी कि जांच विचार कर सोच समझकर कार्य करना चाहिए, क्योंकि अच्छी तरह विचार किए बिना एवं भली भांति देखे सुने बिना किसी कार्य को करने वाला व्यक्ति कार्य में सफलता प्राप्त नहीं करता है, अपितु जीवन में अनेक प्रकार की कठिनाइयों से युक्त हो जाता है, कठिनाइयों का उसे सामना करना पड़ता है। अतः मनुष्य को अंधानुकरण नहीं करना चाहिए, दूसरों की नकल नहीं करनी चाहिए, देखा देखी नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपनी समय परिस्थिति के अनुसार सोच विचार कर कार्य करना चाहिए। इस तंत्र की मुख्य कथा में बिना सोचे समझे अंधानुकरण करने वाले एक नाई की कथा है, जिसको मणिभद्र नाम के सेठ का अनुकरण करने की वजह से अर्थात जैन सन्यासियों के वध कर देने की वजह से न्यायाधीशों द्वारा मृत्युदंड दिया गया है। इसमें भी बहुत अच्छी कथा है, इसको हम विस्तार रूप से पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है कि एक नाई है और एक मणिभद्र नाम का सेठ है। सेठ किसी परिस्थिति बस गरीब हो गया है दान दक्षिणा ज़्यादा देने की वजह से, तो उसके ऊपर कृपा करके उसके जो कुलों का जो पुण्य था, संचित पुण्य था, वह उसको रात को दर्शन देता है और कहता है कि कल सुबह मैं तुम्हारे घर आऊँगा, और मैं जब घर आऊँगा तो तुम एक लाठी से मेरे माथे पे स्पर्श करना और मैं सोने का बन जाऊँगा और हमेशा के लिए तुम्हारे पास ही रहूँगा। जिस समय ये घटनाक्रम हो रहा होता है उस समय मणिभद्र नाम के सेठ के घर में नाई भी उपस्थित है, क्योंकि वो नाई उसके सेठ की सेवा के लिए, यानी कि उसके बाल काटने के लिए और उसकी जो भी दाढ़ी बनाने के लिए इत्यादि के लिए वहाँ आया है। वो नाई देखता है कि इस प्रकार से जैन सन्यासियों के माथे पर लाठी के मारने से वह सोने में बन जाते हैं, तो वह लोभ में आकर अंधानुकरण करते हुए अगले दिन जैन सन्यासियों के मठ में पहुंचता है, और वहाँ से बहुत सारे जैन सन्यासियों को यह कहकर अपने घर बुलाता है कि मैं आपको भोजन पर बुलाता हूँ और आप मेरे यहाँ पर भोजन कीजिएगा, कल आइएगा। तो जब आते हैं सारे जैन सन्यासी वहाँ भोजन करने, तो सबको वह क्या करता है, लाठी से पीटने लगता है। और उस समय वो बहुत सारे जो सन्यासी उसमें से काफ़ी तो घायल हो जाते हैं, और चिल्लाते हुए वो पहुँचते हैं अपने राजा के पास बचाने के लिए। तो राजा बुलवाता है न्यायाधीश इसको, नाई को, और सारा वृत्तांत जानकर ये कहता है कि इसको मृत्युदंड दिया जाए, क्योंकि इसने बिना सोचे विचारे मणिभद्र नाम के सेठ का अनुकरण किया। मणिभद्र नाम के सेठ को भी बुलाया जाता है, परंतु वो तो सच्ची घटना जो भी हुई थी उसके साथ वो बता देता है। मणिभद्र का इसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि वो तो बहुत ही सज्जन सेठ था, वो तो परोपकार करने की वजह से गरीब हो गया था, और उसके जो संचित पुण्य थे वही उसको एक तरह से सोने के रूप में मिले थे, तो उसमें उसका कोई दोष नहीं था। तो यहाँ पर बिना परीक्षा किए हुए जो नाई ने अनुचित कार्य किया, उस नाई के कार्य की वजह से ही उसे मृत्युदंड मिला। तो यहाँ पर इस श्लोक में शिक्षा क्या दी जा रही है, कुदृष्टम कुपरिज्ञातम कुश्रुतम कुपरीक्षितम तन्नरेण न कर्तव्यम नापितेन अत्र यत कृतम। अपरीक्षित कारकम का श्लोक पहला ही है कि कुदृष्टम बुरा देखा गया, कुपरिज्ञातम बुरा प्रकार से जाना गया, कुश्रुतम बुरी प्रकार से सुना गया,
कुपरीक्षितम, बुरी प्रकार से परीक्षा किया गया। अर्थात इन सब का भाव क्या मिलेगा? अच्छी प्रकार से नहीं देखा गया, अच्छी प्रकार से नहीं जाना गया, अच्छी प्रकार से नहीं सुना गया और अच्छी प्रकार से परीक्षा नहीं किया गया, जांचा परखा नहीं गया है। तो तत् नरेण न कर्तव्यम, वह सब कार्य नर के द्वारा, मनुष्य के द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। नापितेन अत्र यत् कृतम, यत् जो यहाँ पर नाई के द्वारा किया गया, क्योंकि नाई ने भी बिना जांचे परखे अंधानुकरण करते हुए कार्य किया और मृत्युदंड को उसे भोगना पड़ा, यानी उसकी मृत्यु हुई। तो इसमें यह इसकी मुख्य शिक्षा है। और उसके बाद इसमें अनेक अवान्तर कथाएं हैं। तो इसमें जो अन्य एक अवान्तर कथा है उसमें उसका सार यह है कि पूरी जानकारी के बिना भी कोई कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाद में पछताना पड़ता है। जैसे कि ब्राह्मण पत्नी ने बिना कुछ देखे खून से लथपथ नेवले को यह सोचकर मार दिया कि इसने मेरे पुत्र को खा लिया है। वस्तुतः नेवले ने तो सांप से बच्चे की रक्षा करने के लिए सांप को मारा था, जिससे उसका मुख खून से सन गया था, मतलब लथपथ हो गया था। तो यहाँ पर भी एक ब्राह्मणी और नेवले की कथा है, बहुत ही अच्छी कथा है। ब्राह्मणी अपने पुत्र के समान नेवले को भी पालती है और पुत्र उसका जिस समय हुआ है उस समय नेवला भी पैदा हुआ, परंतु नेवले की माँ मर जाती है और ब्राह्मणी उस नेवले को भी अपने पुत्र के समान लालन पालन करती है। ब्राह्मणी एक बार अपने पुत्र को अकेला छोड़कर नदी में पानी लेने जाती है। जब वापस आकर वह घर के में प्रवेश कर ही रही होती है तो घर के प्रवेश द्वार पर देखती है कि नेवला बैठा है और खून से उसका मुख सना हुआ है। वह खून से सना हुआ मुख देखकर सोचती है कि इस नेवले ने जरूर मेरे पुत्र को खा लिया है, तभी इसके मुंह पे खून लगा हुआ है, और वहीं पर उसके हाथ में जो पानी से भरा हुआ घड़ा है उस नेवले के ऊपर पटक देती है। नेवला बेचारा छोटा सा जीव है, आप जानते हैं चूहे जैसा एक जीव होता है, चूहे से थोड़ा बड़ा होता है, तो वो वहीं पर मर जाता है। जब ब्राह्मणी अंदर घर में प्रवेश करती है तो देखती है कि उसका पुत्र तो बहुत ही शांति से सोया हुआ है और पुत्र के पास में ही एक काला सांप मरा हुआ पड़ा है। तब उसे ये भास होता है, ज्ञात होता है कि इस नेवले ने तो मेरे पुत्र की रक्षा की थी, इस नाग को मारा था, और इस प्रकार से उसे बहुत पश्चाताप होता है कि मैंने बिना पूरी जानकारी के ही अनायास कदम उठाया और अब तो नेवले को पुनर्जीवित तो नहीं कर सकती है। तो इस प्रकार से पूरी जानकारी लेकर ही हमें कोई प्रतिक्रिया करनी चाहिए। घर में भी जब हमारे माता पिता हमारे ऊपर गुस्सा होते हैं, कोई भी गुस्सा होता है, तो पूरी जानकारी हमें लेनी चाहिए कि आखिर मामला क्या है। उस समय हमें तत्काल प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए और बाद में सारा माजरा समझने के बाद ही कुछ कहना चाहिए। हड़बड़ी में कुछ भी फैसला नहीं करना चाहिए। तो ये भी जीवन की उपयोगी एक शिक्षा है जो आज भी न केवल बच्चों के लिए बल्कि बड़ों के लिए भी शिक्षा ग्रहण करने योग्य कहानी है। तो इसी की क्या कहानी है इस प्रकार, इसमें अपरीक्ष न कर्तव्यम कर्तव्यम सुपरीक्षितम पश्चात भवति संतापो ब्राह्मण्यानुकूले यथा। अपरीक्षित कारकम का 17वां ये पद्य है। तो अपरीक्षम न कर्तव्यम, बिना परीक्षा किए कुछ नहीं करना चाहिए। कर्तव्यम सुपरीक्षितम, अच्छी प्रकार से परीक्षा करके ही करना चाहिए कार्य। पश्चात भवति संतापो, पश्चात यानी बाद में, संतापो भवति पश्चाताप होता है, दुख होता है, अफसोस होता है। ब्राह्मण्यः नकुले यथा, जिस प्रकार से इस ब्राह्मणी को हुआ नकुल के विषय में यानी नेवले के विषय में। तो इस प्रकार से इसमें है ये एक कथा है। अब देखिए कि आखिर हमने 5 तंत्र जान लिए। अब इन 5 तंत्रों को मिलाकर एक संक्षिप्त में आपको कुछ बताया जाए तो क्या हो सकता है वह कि इस प्रकार पंचतंत्र एक उपदेश परक रचना है। इसमें लेखक ने अपनी व्यवहार कुशलता, राजनीतिक पटुता का ज्ञान एवं अन्य जो व्यवहारिक ज्ञान है उसका परिचय दिया है। नीति कथाओं में मानवेतर पात्र प्राय 2 प्रकार के होते हैं। मनुष्य से इतर, मनुष्य से भिन्न पात्र 2 प्रकार के होते हैं, या तो सजीव प्राणी हो सकते हैं या निर्जीव प्राणी हो सकते हैं, यानी अचेतन पदार्थ हो सकते हैं। पंचतंत्र में भी 2 प्रकार के पात्र देखे जाते हैं। जो पशु हैं उनमें तो शेर, सिंह, व्याघ्र यानी बाघ, श्रृगाल यानी शियार, शशक यानी खरगोश, वृषभ यानी बैल आदि हैं। और पक्षियों में काक, कौवा, उलूख यानी उल्लू, कपोत यानी कबूतर, मयूर यानी मोर, चटका और शुक यानी तोता आदि हैं। और इनके अलावा अन्य जो प्राणी हैं उनमें सांप है, नेवला है, पिपीलिका यानी चींटियां हैं, नकुल यानी नेवला है, इत्यादि यहाँ पात्र हैं। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे पात्र भी हैं जो सजीव नहीं माने जाते हैं, जैसे कि नदी, समुद्र, वृक्ष, पर्वत, गुहा मतलब गुफा आदि भी अचेतन पात्र हैं, जिन पर कि मानवीय व्यवहारों का आरोप किया गया है। यानी मानव को जैसे जैसे अनुभव होते हैं, जैसे सुख, दुख, ईर्ष्या, लोभ, मोह इत्यादि इनको भी होते हैं, और इस प्रकार से शिक्षा दी गई है। पंचतंत्र में मानव को व्यवहार कुशल बनाने का प्रयास
अत्यधिक सरल एवं रोचक शैली में किया गया है। इसकी शैली इतनी अधिक सरल है, रोचक है, जैसे हमने अभी ऊपर श्लोक देखे, कितने सरल श्लोक हैं। आपको ऐसे लगेगा ही नहीं कि आप संस्कृत के श्लोक पढ़ रहे हैं, तो ये इतनी सरल है। तो पंचतंत्र को संस्कृत सिखाने के लिए भी एक अच्छा ग्रंथ माना जाता है कि बच्चों को अगर संस्कृत सीखनी है तो पंचतंत्र को पढ़ें, बहुत सरल है और उसमें रोचकता भी बनी रहती है, जिज्ञासा भी बनी रहती है। तो इस प्रकार से पंचतंत्र के उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए वासुदेव शरण अग्रवाल हैं, उन्होंने क्या लिखा इसके बारे में। पंचतंत्र नीति शास्त्र या नीति ग्रंथ है। नीति का अर्थ जीवन में विधिपूर्वक व्यवहार करना है। नीति शास्त्र है तो नीति क्या होता है, फिर नीति में क्या होता है, जीवन में बुद्धिपूर्वक व्यवहार करना नीति कहलाता है। चतुरता और धूर्तता नहीं है, चालाकी और धूर्तता नहीं सिखा रहा आपको ये, बल्कि बुद्धिपूर्वक व्यवहार करना सिखा रहा है, जिसे कहते हैं EQ, इमोशनल क्वोशेंट, संवेगात्मक बुद्धि। नैतिक जीवन वह जीवन है जिसमें मनुष्य की समस्त शक्तियों और संभावनाओं का विकास होता है। ऐसा जीवन ही नैतिक जीवन होता है जिसमें मनुष्य की समस्त शक्तियाँ और संभावनाएं, यानी ऑल राउंड डेवलपमेंट जिसको कहते हैं, वह होता है। अर्थात एक ऐसे जीवन की प्राप्ति जिसमें आत्मरक्षा, धन समृद्धि, सत्कर्म, मित्रता एवं विद्या की प्राप्ति हो सके। यानी आप आत्मरक्षा कर सके, धन भी प्राप्त करने के उपाय जान सके, अच्छे कर्म कर सके, मित्रता का महत्व जान सके, विद्याओं को ग्रहण कर सके, इस प्रकार का सब तरह का आपका विकास हो, वही नैतिक जीवन है। और इस प्रकार समन्वय किया गया हो कि जिससे आनंद की प्राप्ति भी हो। इन सब का उद्देश्य क्या है, लास्ट में जाके संतुष्टि और आनंद की प्राप्ति होना। इस प्रकार के जीवन की प्राप्ति के लिए पंचतंत्र में चतुर एवं बुद्धिमान पशु पक्षियों के कार्य व्यवहारों से संबंध कहानियां ग्रथित की गई है। पशु पक्षियों को ही चतुर और बुद्धिमान दिखाया गया है। जब पशु पक्षी ही अच्छा व्यवहार कर सकते हैं तो मनुष्य क्यों नहीं कर सकता, ये भी बहुत बड़ी इसकी शिक्षा है। और बालकों को जब इस तरह की कहानियाँ, जो कि वर्तमान में आप देखते हैं कि कार्टून पात्रों के द्वारा दिखाई जाती है, जब दिखाई जाती है तो उसका बहुत अच्छा असर पड़ता है और बच्चे देख देख कर जो सीखते हैं वही उनका स्थायी शिक्षण है। तो इस प्रकार पंचतंत्र की परंपरा के अनुसार भी आपने जाना कि इसमें एक राजा के जो 3 पुत्र थे जो कि उन्मार्गगामी थे, यानी कि जो गलत रास्ते पे थे, भटक गए थे, जो विद्या अर्जन नहीं करते थे, उनके लिए ये लिखा गया था पंचतंत्र। और लेखक इसमें पूर्ण सफल हुआ है। और लेखक न केवल उन 3 बालकों को ज्ञानवान बनाता है, बल्कि इस प्रकार का जो ग्रंथ देकर हम पूरे संस्कृत साहित्य को, पूरे विश्व साहित्य को ही उपकृत करता है। तो पंचतंत्र का ये जो महत्व है, इसके बारे में कहा जाता है कि वस्तुतः पंचतंत्र ही एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसकी अति सरल कथाओं के आधार पर उसमें निहित नीति वाक्यों को अगर कोई व्यक्ति आत्मसात कर ले, जीवन में अपना ले, तो वह अपने व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन एवं राजनीतिक जीवन में कहीं भी किसी भी प्रकार की दौड़ में पीछे नहीं रह सकता है। वह अपने जो जीवन के संकट होते हैं, संसार के नानाविध झंझटों और संकटों के अंधकार से उभर सकता है। उसको समय समय पर इसमें मार्गदर्शन प्राप्त होगा, इस ग्रंथ से आज भी प्राप्त होगा और पहले भी प्राप्त हुआ है और आगे भी प्राप्त होता रहेगा। यानी कि ये जो नीति शास्त्र का पंचतंत्र नाम का ग्रंथ है, वह भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों काल में ही लोगों का मार्गदर्शित करता रहेगा। इस प्रकार से है ये ग्रंथ। सरल संस्कृत सीखने और सिखलाने के लिए भी एक आदर्श ग्रंथ माना जाता है। और इसकी उपयोगिता तो आपने जानी ही थी कि ये विश्व की 50 भाषाओं में अनुवाद किया गया ग्रंथ है। और इसके बारे में जो कहा गया था वो आपको विष्णु शर्मा के उसमें ही मिला था। उन्होंने जब अपनी गर्भोक्ति से कहा था कि मैं अगर 6 महीने के अंदर तुम्हारे पुत्रों को नीति मार्ग का ज्ञाता ना बना दूँ तो मेरा नाम जो है वो बदल देना, यानी मैं अपना नाम त्याग कर दूंगा, या फिर उसने कहा था कि मैं स्वर्ग को प्राप्त नहीं होऊंगा। तो इस प्रकार से विष्णु शर्मा नाम के जो ये विद्वान हैं, उन्होंने पंचतंत्र लिखकर पूरी भारतीय संस्कृति का ही नहीं अपितु विश्व संस्कृति का बहुत ही उपकृत, संस्कृति को उपकृत कर देने वाला, धन्य बना देने वाला एक कार्य किया है। ऐसे विष्णु शर्मा को हमारा शत शत नमन। और आप पढ़ते रहिए, देखते रहिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। और किसी भी तरह के कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। और इस तरह का आपका प्यार और सम्मान हमें मिल रहा है, इसके लिए हम बहुत ही धन्य अपने आप को महसूस करते हैं और आपके लिए सतत सेवा में हम तत्पर हैं। धन्यवाद, कल फिर मिलेंगे। आभार।